नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रीराम लाहौड़े, नेत्र शल्य चिकित्सक, फेको सर्जन एवं लसिक सर्जन एट लाहौड़े नेत्र हॉस्पिटल। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है काला मोतिया, जिसे हम काजबीन बोलते हैं या ग्लाउकोमा बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग इसको काला पानी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि काजबीन का मतलब क्या है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है खून की वजह से, वैसा हमारे आँख में भी एक इंट्राओकुलर प्रेशर रहता है। आँख के एक्वोसिमर के लिक्विड की वजह से। तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर जब बढ़ता है तब उसे काजबीन कहते हैं। ये जो इंट्राओकुलर प्रेशर रहता है नॉर्मली ये 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहता है। ये इंट्राओकुलर प्रेशर या आईओपी या फिर आईओटी भी बोलते हैं उसको। तो ये आईओपी जब 20 मिलीमीटर के ऊपर बढ़ता है तो उसे काजबीन हुआ ऐसा बोलते हैं। अब काजबीन कैसे होता है। हमारे आँख में एक्वोसिमर नाम का एक लिक्विड तैयार होते रहता है और ये जितने प्रमाण में जितनी मात्रा में तैयार होता है उतनी ही मात्रा में ये एक्वोसिमर का ड्रेनेज बाहर पड़ता है या फिर बाहर होता है। तो जब इस प्रोसीजर को या जो एक्वोसिमर नाम का जो लिक्विड है ये ड्रेन आउट करने में जब कुछ अड़चन आती है या कुछ दिक्कत आती है तो एक्वोसिमर नाम का लिक्विड का जो प्रेशर रहता है वो आँख के अंदर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ये प्रेशर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे अपने आँख में एक ऑप्टिक नर्व रहती है जिससे हमें रोशनी मिलती है या फिर रोशनी आती है। वो ऑप्टिक नर्व के ऊपर वो ऑप्टिक नर्व डैमेज होते रहती है और कॉम्प्रेस होते रहती है और ये जो ऑप्टिक नर्व रहती है जिसकी वजह से ये ऑप्टिक नर्व हमारे दिमाग की तरफ जाती है और जिससे हमें प्रतिमा दिखती है। तो ये जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है तो धीरे धीरे आँख में चालू होता है। अभी हम देखेंगे कि ये काजबीन होने के कारण क्या है। ये काला मोतिया जिसे हम काला मोतिया बोलते हैं, ये काला मोतिया के होने के काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है फैमिली हिस्ट्री, जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, जिसे हेरिडिटी भी बोलते हैं। जैसा कि अगर आपके परिवार में आपके माता पिता को या फिर आपके माता पिता को अगर पहले काला मोतिया होगा तो धीरे धीरे वो काला मोतिया का असर आपके फैमिली में आ जाता है। तो फिर आपके माता पिता के जो बच्चे रहते हैं, बच्चों के बच्चे रहते हैं, उनको भी धीरे धीरे काला मोतिया का असर दिखाई पड़ता है। दूसरा मुख्य कारण है ट्रॉमा, यानी कि हमारे आँख को अगर किसी प्रकार की चोट लगी तो उससे ये काला मोतिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा एक प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है कि अपनी उम्र 40 आयु के ऊपर के मरीजों को कम ज़्यादा मात्रा में काजबीन होने की संभावना रह सकती है। करके हर 40 साल की उम्र के बाद में हर मरीज ने या आदमी ने अपना काजबीन का जांच या काला मोतिया का जांच आपके आई कंसल्टेंट से करवाना चाहिए। तीसरा एक मुख्य कारण है कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस, यानी कि ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा दिन के लिए अगर आपने वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट्स बोलो या कुछ इंजेक्शंस रहते हैं या कुछ आई ड्रॉप्स अगर आपने ले लिए तो उससे काजबीन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
पांचवा एक प्रमुख कारण है जिसमें जिस मरीज को मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया यानी जिसको माइनस का चश्मा अधिक है, माइनस का चश्मा ज़्यादा है, या फिर हाइपरमेट्रो यानी जिसको प्लस का चश्मा ज़्यादा है, ऐसे मरीजों में काला मोतिया होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। और एक मुख्य कारण है मेटाबॉलिक डिसीजेस, यानी कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, ऐसे पेशेंट में, ऐसे मरीजों में काला मोतिया होने के चांसेस, संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अभी हम देखेंगे कि काला मोतिया के प्रकार कौन से हैं। इसमें 3-4 प्रकार पाए जाते हैं। जैसा कि पहला प्रकार है ओपन एंगल ग्लाउकोमा, जिसे हम खुला एंगल काला मोतिया बोलते हैं। ये काला मोतिया होने की संभावनाएं ज़्यादातर लोगों में रहती है और इसके लक्षण काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा एक प्रकार है, उसको हम क्लोज एंगल ग्लाउकोमा बोलते हैं, एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा बोलते हैं, जिसे हम बंद एंगल काला मोतिया बोल सकते हैं। इस प्रकार की होने की संभावना ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा मात्रा में रहती है और इसमें लक्षण भी काफ़ी पाए जाते हैं। ताकि ओपन एंगल ग्लाउकोमा जो है उसमें लक्षण काफ़ी कम मात्रा में मरीजों में दिखाई पड़ती है। तीसरा एक प्रकार है जिसको हम कंजेनाइटल ग्लाउकोमा बोलते हैं, जो पैदाइशी होते ही बच्चों में पाया जाता है। उसके अलग कारण रह सकते हैं पैदाइशी काला मोतिया के, जिसको हम टॉर्च इन्फेक्शन, सिफिलिस, डाउन सिंड्रोम इत्यादि। चौथा एक प्रकार है जिसको हम एक्वायर्ड ग्लाउकोमा बोलते हैं, जो कि कुछ मार लगने की वजह से या कुछ विशिष्ट प्रकार की दवाई गोलियां लेने की वजह से हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि काला मोतिया में लक्षण क्या होते हैं। वैसे तो काला मोतिया में लक्षण काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, करके इसे बीमारी को हम दृष्टिचोर बोलते हैं, जिसको हम थीप ऑफ द विजन या फिर साइलेंट किलर ऑफ द विजन बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये बीमारी मरीज में धीरे धीरे आती है और मरीज को पता भी नहीं चलता है और धीरे धीरे उसकी नज़र कम हो जाती है। पेशेंट की नज़र कम होने के बाद पेशेंट को समझता भी नहीं कि अपनी नज़र कम हुई है करके इसमें कम मात्रा में लक्षण पाए जाते हैं। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि सर्कमफरेंशियल विजन रहता है, जिसको हम पड़ोसी की नज़र बोलते हैं या 360 विजन बोलते हैं। तो वो 360 विजन या पड़ोसी की जो रोशनी है वो हमारी कम होती है, धीरे धीरे कम होती है और हमें खाली सेंट्रल विजन ही दिखाई पड़ता है। जैसे हम एक आधे पाइप में से अगर देखेंगे तो हमें खाली सामने का ही, पाइप के सामने का ही दिखेंगे, आजू बाजू वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसमें वैसा सेंट्रल विजन ही, जिसको हम ट्यूबुलर विजन बोलते हैं, ट्यूबुलर विजन ही उसमें दिखता है। तो इसमें जो भी लक्षण आते हैं जो नैरो एंगल ग्लाउकोमा में, उसमें कभी कभी अटैक जैसा भी होता है, जिसमें पेशेंट को या मरीज को पानी आना आँख में से, लाली आना, धीरे धीरे पेशेंट को कभी सिर दर्द भी होता है, कभी कभी मरीज को उसमें या उल्टी का भी लक्षण रह सकता है और धीरे धीरे पेशेंट की नज़र उसमें कम हो जाती है। अभी हम देखेंगे कि काला मोतिया के लिए किस प्रकार की जांच हम कर सकते हैं। काला मोतिया के लिए सबसे पहली मुख्य जांच है टोनोमेट्री, जिसको एप्लामेशन टोनोमेट्री भी बोलते हैं, जिसमें 2 प्रकार है, एप्लानेशन टोनोमेट्री और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री। इससे इन दोनों प्रकार से इन टोनोमेट्री की वजह से हम हमारे आँख का जो प्रेशर रहता है वो माप सकते और वो हिसाब से मरीज के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी एक जांच है, उसको हम गोनियोस्कोपी बोलते हैं।
इस गोनिस्कोप नाम का एक इक्विपमेंट रहता है, उससे हमारे आँख में जो एंगल है वो ओपन है कि क्लोज है वो हमें पता चलता है, और वो हिसाब से हम मरीज के ऊपर इलाज कर सकते हैं। तीसरी एक मुख्य जांच है, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, जिसको टेस्ट फॉर विजुअल फील्ड डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि आँख के कौन से हिस्सों में कितनी प्रकार का विजुअल लॉस हुआ है और रोशनी हमारी कम हुई है, और वो हिसाब से आई कंसल्टेंट वो मरीज पे ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। बाद में एक जांच है जिसको हम OCT बोलते हैं। OCT यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये जांच एक प्रकार की आँख की CT स्कैन जैसी जांच है, जिसमें पेशेंट को या मरीज का ऑप्टिक डिस्क का इन्वॉल्वमेंट कितना है, मैक्यूला का इन्वॉल्वमेंट कितना है, और वो पेशेंट की नज़र कितनी मात्रा में कम हुई है, और वो हिसाब से वो पेशेंट के ऊपर इलाज करने का प्रयास किया जाता है। और एक जांच बाकी है, वो है फंडोस्कोपी, जिसको हम फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं। इस जांच के जरिए ऑप्टिक डिस्क का इन्वॉल्वमेंट कितना है वो हिसाब से हमें पता चलता है, और वो हिसाब से मरीज के ऊपर इलाज किया जाता है। अभी ये काला मोतिया के ऊपर किस प्रकार के उपचार किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का प्रयास करते हैं, जिसमें सिंगल ड्रग थेरेपी और मल्टीपल ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से काला मोतिया नहीं ठीक होता है, तो हम जो सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा लेज़र मशीन से एक लेज़र आँख के पुतली के ऊपर छोड़ा जाता है, और उससे एक छेद किया जाता है, जिसको हम लेज़र PI या लेज़र PVI बोलते हैं। इस लेज़र PVI के वजह से अपने आँख का जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो काफ़ी मात्रा में कंट्रोल में पाया जाता है। और चौथा इलाज है फिल्ट्रेशन सर्जरी, यानी कि ट्रेबेक्युलेक्टोमी जैसे ऑपरेशन किए जाते हैं। और सबसे आखिरी इलाज है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव प्रोसीजर्स, यानी ऊपर बताए गए सभी उपचार को मिक्स करके वो मरीज के ऊपर ये सब इलाज किए जाते हैं, ताकि आँख का प्रेशर कंट्रोल में रहे और मरीज की नज़र काफ़ी मात्रा में ठीक हो सके। तो आखिरी में मैं यही बताना चाहूँगा कि काला मोतिया एक बहुत भयंकर बीमारी है, उसे काफ़ी मात्रा में बचना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए हर आदमी ने, हर मरीज ने अपनी उम्र की 40 साल के बाद हर साल या 1.5 साल में एक बार तो भी काला मोतिया की जांच आपके आई कंसल्टेंट से करवानी चाहिए, सो दैट कि आपका काला मोतिया का डायग्नोसिस टाइम पे हो सके या समय पर हो सके, और उस काला मोतिया के ऊपर जो भी आवश्यक या ज़रूरी इलाज है वो अगर हमने कर लिया, तो हम इस काला मोतिया जैसे राक्षसी बीमारी को हमारे से बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। थैंक यू।